वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वैशाली। तो आज हम देखेंगे हिंदी का पहला चैप्टर जिसका नाम है वर्णमाला। सबसे पहले है कि वर्णमाला की परिभाषा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। अब है कि वर्ण किसे कहते हैं, तो मुख से निकली हुई ध्वनि का जो लिखित रूप देना ही वर्ण कहलाता है। अक्षर किसे कहते हैं, जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाती है उसको अक्षर कहते हैं। अब है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तो वो वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। अब जैसे कि आपको पता है कि कुल वर्ण 52 होते हैं, जिनमें से 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 उक्षिप्त व्यंजन होते हैं। हमने देखा कि जो कुल वर्ण है वो 52 होते हैं, 11 स्वर होते हैं। तो स्वर कौन कौन से होते हैं, ए आ ई बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए ऐ ओ औ। और जो 33 व्यंजन होते हैं वो होते हैं क ख ग घ अने च छ ज ज ऐ ट ठ द ध अने त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स है। तो ये हैं हमारे व्यंजन और 2 हैं अयोगवाह, एक है अंगय और एक है अह। और 4 होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन, क्योंकि ये व्यंजन है ये 2 व्यंजनों को जोड़ के तब बनते हैं, जैसे कशय तरह जिया श्रय। तो ये जैसे कशय है तो वो कै प्लस शय को जोड़ के बनता है, और त्रय है तय प्लस रय को, और जिया है वो जय प्लस अइया को जोड़ के बनता है, और श्रय है शय प्लस रय। अब है जो 2 उत्क्षिप्त व्यंजन है वो है ड और ढ, जिनके नीचे बिंदी आती है वो वाले। अब है कि जो केंद्रीय निर्देशालय है हिंदी का, उसने 1985 में जो देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण जारी कराया था। अब ये लिपि क्या होती है, तो जो किसी की भी भाषा को लिखने का तरीका होता है उसी को लिपि कहते हैं। हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। और अब है जैसे अंतर्राष्ट्रीय अंक है वो तो हम ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4, और जो देवनागरी के अंक है वो ऐसे लिखे जाते हैं, ये 1 2 3 ऐसे, ये अलग तरीके से लिखे जाते हैं जो देवनागरी भाषा में लिखे जाते हैं। ठीक है। अब है कि स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर की परिभाषा होती है वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र बिना रुकावट रूप से होता है, ए ई उ आदि ये स्वर होते हैं। अब है व्यंजन किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा होती है वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, अर्थात स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। जैसे कै, ये पूर्ण कै है, पर ये कै हलंत वाला, मतलब कि आधा कै प्लस ए इससे जुड़ के बना है। ऐसे ही खे है, खे भी आधा हलंत वाला खे प्लस ए, और ये गै है, गै भी आधा हलंत वाला गै प्लस ए से बना है। और ऐसे ही जो ये डै है ये भी आधा डै प्लस ए से बना है। कि जो ये स्वर हैं हम, मतलब कि जो व्यंजन है हम उनको कैसे आधा करते हैं, तो जैसे यहाँ पर कै है, अगर नीचे हलंत लगा है तो उसका मतलब कि वो आधा है कै। और जैसे यहाँ पे लिखा है कि यदि हलंत लगा है तो प्रकृति में अर्ध रूप है, और अगर कै पूरा लिखा है उसके नीचे हलंत नहीं है तो उसको हम पूर्ण कै बोलेंगे। जैसे यहाँ पे जय है, जय पे हलंत जोड़ के प्लस ए हो गया, ये मतलब सिंपल जय हो गया। और अगर जा लिखा है तो जय प्लस आ हो गया, मतलब कि जो भी हमारे स्वर हैं उनको जोड़ के ही हमारा व्यंजन को हम परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे जी करना है तो जय हलंत वाला प्लस बड़ी ई, और छोटा जी करना है तो जय प्लस छोटी ई। ऐसे ही यहाँ पे जू छोटा ओ के साथ, फिर बड़ा ओ के साथ, री के साथ बना रखा है जे छोटा ए के साथ, फिर जय ये बड़ा ए आई के साथ, फिर जो छोटा ओ, फिर जो फिर बड़ा ओ के साथ, बड़े ओ के साथ इसको बना रखा है। ऐसे ही जैसे यहाँ पे है एक ऊपर रो लिखा है और दूसरा रो लिखा है, तो जो ये ऊपर वाला है बिना हुंडी वाला है, ये जो घुमावदार संरचना होती है इसको हुंडी बोलते हैं। तो जो ये बिना हुंडी वाला है इसका मतलब है रे, आधा रे प्लस छोटा ओ। और जो ये बड़ा ओ है उसमें मतलब कि बड़ा ओ जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे रुपया लिखा है और रूपमान लिखा है, इन दोनों के एग्जाम्पल। जैसे ये ऊपर हम डंडा खींचते हैं किसी भी शब्द को लिखने के बाद, तो उसको हम शिरोरेखा बोलते हैं, और जो ये खड़ी पाई होती है, मतलब जो खड़ा वाला डंडा होता है इसको हम खड़ी पाई बोलते हैं। अब यहाँ पे है कि व्यंजनों को आधा लिखने का तरीका क्या होता है। व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है, ठीक है। तो उसमें से जो 2 होते हैं वो है कै और फै। इनको आधा लिखने के लिए इनका जो आगे का, मतलब कि आगे की जो आकृति होती है उसको हम आधा कर देते हैं। जैसे कि कै के आगे घुमावदार संरचना होती है, हम उसको आधा लिख देते हैं जिससे कि वो आधा हो जाता है। जैसे कि लफ्ज़ कुकुर, इसमें कै आगे से आधा हो जाता है।
और उसके बाद है नो। नो अक्षर जो हैं जो नीचे की तरफ लौट नहीं की यानी कि घुमावदार होते हैं, जैसे कि डै, छे, टे, ठे, डै, ढै, दै, रै, है, ये नीचे की तरफ घुमे हुए हैं। इनको आधा लिखने के लिए हम हलंत लगाकर इनको आधा लिखते हैं। जैसे ये नीचे लिख दिया है सबको, उनके नीचे हलंत लगा दिया तो इनका ये अर्ध रूप हो गया। अब है 22 ऐसे हैं जो खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं, मतलब कि जो खड़ी पाई के सहारे खड़े रहते हैं, जैसे खे, गै, घै, चै, जै, झै, अइयाँ, टे, थे, दै, धै, नै, पै, बै, भै, मै, यै, लै, वै, शै, 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 अनै। तो इनको आधा लिखने के लिए हम इनकी खड़ी पाई को हटा देते हैं। अब यहाँ पे एक नोट में लिखा है कि जो स्वर हैं उनको आधा नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है। अब है जैसे कि संयुक्त है, एक तरह और शय, ये संयुक्त व्यंजन है। जैसे कि आपने अभी मैंने बताया कि ये जो ऊपर की लाइन होती है इसको हम शिरोरेखा बोलते हैं, जो खड़ी होती है उसको हम खड़ी पाई बोलते हैं। अब इसके में बिंदु होती हैं बहुत सारे, एक तो ऊपर होती है, एक आमने सामने होती है और एक नीचे होती है। तो ये कब लगती हैं इसके बारे में भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक ही बिंदु लगाने का तरीका क्या क्या है। नंबर 1, एक है पंचमा अक्षर, जो ये डै के बाद लगती है ना वो वाली, तो इसको पंचमा अक्षर कहते हैं। ये 5वें नंबर पे होता है, जैसे कै, खे, गै, घै, अनै। तो ये जो हो गया ना ये 5वें अक्षर पे हो गया, जैसे तै, थे, दै, धै, अइयाँ, इस तरीके से। अब है दूसरा, जो ये नुक्ता होता है ये पहले लगता है सामने की तरफ, तो इसको इसके कै, खे, गै, जै, फै, बस इन्हीं में लगता है ये। और ये जो शब्द हैं ये अरबी फारसी के शब्द हैं। अब है तीसरा, इसके जो शिरोरेखा है उसके ऊपर जो लगता है इसको हम अनुस्वार बोलते हैं, ये वाली बिंदी को, जैसे कि पंप, आडंबर, हलंत, शंकर, दंड, मंगल, शंख। अब जैसे ये अनुस्वार वाली बिंदी है, अगर हम इसको हटाना चाहें तो इसके लिए, जैसे पंप है, पंप के आगे मतलब कि दूसरा अक्षर जो लिखा है वो भी पै लिखा है। अब पै की लाइन में क्या आता है, पै की लाइन में कुछ कुछ भी नहीं आता है 5वें अक्षर पे। जैसे पै, फै ऐसे लिखा रहता है ना, तो वो 5वें अक्षर में कुछ नहीं आता है, तो उसमें मैं ही लगाते हैं हम। अंक की बिंदी की जगह पे हम मैं भी लगा सकते हैं। जैसे आडंबर है, यहाँ पे हमने मैं लगा दिया। हलंत है, उसमें भी बिंदी हटाने के लिए हमने आधा नै लगा दिया यहाँ पे। और ऐसे ही शंकर है, शंकर में डै लगा दिया, क्योंकि शै के आगे कै है, कै का जो 5वां अक्षर है, जैसे कै, खे, गै, घै, अइयाँ, तो जो अइयाँ है ये 5वां अक्षर है, तो हम उसको लगा सकते हैं जो ये अनुस्वार है उसकी जगह पे। जैसे दंड है, अब जो दंड है उसमें जो दै वाला लाइन है, कै, थे, दै, धै, नै, फै, उस तरीके से हम यहाँ पे अनय लगा सकते हैं। अनय का यहाँ पे आधा भाग लगा दिया है। ऐसे ही मंगल में डै लगा दिया। अब आप शंख का बताओ, शंख में हम क्या लगाएंगे। तो ये नीचे लगता है डै, तो इनको हम उक्षिप्त या टाड़नजात या द्विगुण बोलते हैं। जो ये नीचे वाला बिंदी लगती है ये डै और डह के साथ ही लगती है। अब इसके 5 नियम हैं जिनमें उक्षिप्त का प्रयोग नहीं होता है, बाकी सबके साथ हो जाएगा। तो सबसे पहले है किसी भी शब्द की शुरुआत में उक्षिप्त नहीं होता है, जैसे कि डमरू, ढोलक, ढक्कन। दूसरा है अंग्रेजी के शब्दों में नहीं होगा ये बिंदी वाला डै, इस जैसे कि रोड, बोर्ड, मोड़, ग्राउंड, रिकॉर्ड। अब है द्वित्व व्यंजन में नहीं होगा, जैसे कि हड्डी, डबल वाली जो आ जाता है, टिड्ढी, उड्डयन, कबड्डी, इसके अंदर भी ये बिंदी वाला यूज़ नहीं होता है। अब चौथा उपसर्ग, यदि उपसर्ग है तो नहीं प्रयोग होगा। उपसर्ग यानी कि स्टार्टिंग में जो लगता है कोई भी अक्षर, उसको, जैसे कि निडर है, स्टार्टिंग में नी आ गया तो ये एक उपसर्ग है। और इसके बाद डै है तो हम इस डै को बिंदी वाला डै यानी कि उक्षिप्त वाला डै नहीं लिखेंगे। अब है 5वां, जैसे कि डै और ढै के तुरंत पहले या तुरंत बाद अगर अनुस्वार हो तो नहीं प्रयोग होगा, जैसे कि आडंबर। अब डै इसके ऊपर वो बिंदी यूज़ हुई है, मतलब कि अनुस्वार बोलते हैं इस बिंदी को, तो हम इसके साथ भी जो ये उक्षिप्त वाली बिंदी है उसका प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि ग्राउंड है, अब डै के पहले यूज़ हुई है बिंदी, फिर भी हम उसके साथ उक्षिप्त वाली बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आप मुझे ये बताओ कि जो डरपोक है वो उक्षिप्त होगा या नहीं। देखते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण कैसे होता है। तो जो स्वर है वो तो जैसे अभी आपको बताया है, ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटा, ऊ, बड़ा, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, आओ। तो ये हमारे 11 स्वर होते हैं। अब इनको हम कैसे विभाजित करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले है मात्रा के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक है ह्रस्व स्वर, इसको लघु स्वर भी कहते हैं या एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर, इसको बड़ा स्वर कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। और तीसरा है पलुत स्वर। तो अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। तो जैसे कि जो ये ह्रस्व स्वर या लघु स्वर एक मात्रिक स्वर हैं, इनकी कुल संख्या 4 होती है। ये होते हैं ए, ई, ओ, री। और ऐसे ही दीर्घ स्वर हैं जो इसकी कुल संख्या 7 होती है, जैसे आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। अब है ह्रस्व स्वर या लघु एक मात्रिक स्वर, ये इसमें क्या होती है इसकी परिभाषा, जिसके उच्चारण में कम समय लगे। जैसे अभी आपको बताया ए, ई, ओ, री, इसका दर्शन चिन्ह होता है एक डंडे के आकार का। ठीक है।
अब है दूसरा कि द्विमात्रिक स्वर। तो द्विमात्रिक स्वर में क्या होता है, इनके उच्चारण में जो लघु स्वर है उससे दोगुना समय लगता है, जैसे कि आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो जो पहले वाले स्वर हैं ये ह्रस्व स्वर, उसके मुकाबले इसमें दोगुना समय लग रहा है। और इसका जो दर्शन चिन्ह है, इसको जो प्रदर्शित करने का चिन्ह है, वो एस के आकार का होता है। अब है पलुत स्वर क्या होता है, तो जिनके उच्चारण में जो दीर्घ स्वर है उससे भी कुछ अधिक समय लगे, या फिर जो लघु स्वर है उससे 3 गुना समय लगे, तो उसी को हम पलुत स्वर कहते हैं। और जो ये पलुत स्वर हैं ये संस्कृत के शब्दों में प्रयोग होते हैं, जैसे कि ओम, राडम। और जो ये रै है इसमें आधा रै प्लस ए, तो जैसे रै लिखा है तो उसमें एक तो हलंत वाला रै है प्लस ए है, तो इसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है, इसमें एक मात्रा लगी हुई है, क्योंकि जैसे अभी आपको बताया ना हस्व लघु वाली मात्रा, तो वो है इसमें, तो हमने उसका चिन्ह लगा दिया इसकी जगह। अब यह है, मतलब कि यह नहीं है, सॉरी, जैसे रा है तो रै आधा हलंत वाला रै है और प्लस आ मतलब कि बड़ा है, अक्षर दीर्घ है, तो इसके लिए हमने एस वाला चिन्ह का प्रयोग किया कि इसमें बड़ी मात्रा लगी हुई है। यहाँ पर है नोट कि व्यंजन की मात्रा नहीं होती है, मात्रा सिर्फ सुरों की होती है। और जैसे आपको पता ही है कि जो व्यंजन है जो कै से लेके आगे गणित तक हैं, वो व्यंजन है, उनमें मतलब कि मात्रा नहीं होती है, उनकी मात्रा सिर्फ जो स्वर होते हैं 11 उनकी ही होती है। अब अच भी स्वर को बोलते हैं और हल भी व्यंजन को बोलते हैं। अब है जीवा के आधार पर, तो जीवा के आधार पर भी 3 भागों में बांटा जाता है, जैसे कि पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, इसको उदासीन भी बोलते हैं, तीसरा है पश्चिम स्वर। तो जो अग्र स्वर है वो जीभ के अगले हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं, जैसे ई, बड़ी, ए, ऐ, ये 4 होते हैं। दूसरा है मध्य स्वर, इनको उदासीन भी बोलते हैं, जीभ के मध्य हिस्से से उच्चारित होते हैं, ये सिर्फ एक है, वो है ए। और तीसरा है पश्च स्वर, जीभ के पिछले हिस्से से उच्चारित होते हैं, आ, ऊ, बड़ाऊ, ओ, औ। ये के आधार पर वर्गीकरण हो तो री को क्यों शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि अभी जैसे मैंने देखा वहाँ पे री नहीं लिखा हुआ था। अब है कि री क्यों नहीं शामिल किया है, तो जैसे री को हम रै पर छोटी की मात्रा इस तरीके से देखते हैं, तो उसमें से ध्वनि री की आती है, रै की ध्वनि आती है, जैसे ऋषि, ऋण, वृद्धि, सृष्टि, घृणा, कृष्ण, मृदा, ग्रह। तो उच्चारण के आधार पर जो स्वरों की संख्या है वो 10 है, ठीक है। अब जैसे री तथा रै का भेद, मतलब कि इसमें क्या अंतर है, तो जैसे री है इसको स्वर में जोड़ते हैं, हम रै को व्यंजन में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जो रै है उसके भेद लिखे हुए हैं हमने कि रै का और री का क्या भेद है। तो जैसे रै है, रै का भेद क्या है, रै का जो सामान्य रूप होता है जैसे कि राकेश, रमेश, उसमें रै नॉर्मल तरीके से आ गया। दूसरा होता है रै का रेफ रूप, जैसे कर्म, धर्म, जुर्माना, जैसे ऊपर की तरफ जो घुमावदार संरचना होती है ये भी रै का ही रेफ रूप होती है। तीसरा है रै का पदेन रूप, जो ये कर्म, प्रकार, क्रिया, ये नीचे वाला जो रै आता है इसको हम रै का पदेन रूप बोलते हैं। अब है नोट कि जो रै का रेफ रूप होता है वही आधा होता है, जबकि अन्य पूर्ण रै होते हैं, जैसे कि रेफ रूप है ना, जो ऊपर वाला रै आता है वही आधा होता है, बाकी दोनों पूर्ण होते हैं। यहाँ पे टर्क लिखा है, तो टर्क में जो नीचे ये यू वी जैसे ये आकृति है नीचे की तरफ को, तो ये रै का पदेन रूप होता है, यहाँ पे पूर्ण रै होता है। और जैसे कर्म है, तो जैसे टर्क है तो टर्क में हम ऐसे जैसे कै के नीचे से तो लगा नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पे एक हलंत लगा देते हैं और एक पदेन रूप लगा देते हैं। किस तरह मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जैसे कि पहला है विवृत स्वर, मुख पूरा खुला हुआ होता है, जैसे कि आ। दूसरा है अर्धविवृत स्वर, मुख आधा खुला होता है, जैसे ए, ऐ, ओ। और तीसरा है संवर्त स्वर, मुख लगभग बंद होता है, ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। और चौथा है अर्ध संवर्त स्वर, मुख आधा बंद होता है, जैसे ए, औ। अब देखते हैं जातीय विभाजन के आधार पर, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, सजातीय स्वर, विजातीय स्वर। जो सजातीय स्वर हैं वे सभी स्वर जो एक ही जाति के होते हैं, जैसे आ है वो ए प्लस ए से मिलके बना है, बड़ी ई है वो छोटी ई प्लस छोटी ई से मिलके बनी है, और बड़ा ओ है वो भी ऊ प्लस ओ से बना है। अब विजातीय स्वर कौन से होते हैं, वे स्वर जो अलग अलग जाति के हो, जैसे ए है तो वो ए प्लस ई से मिलके बना है, बड़ा ए है तो वो ए प्लस ए से मिलके बना है, ओ है वो ए प्लस ओ से बना है, औ है वो ए प्लस ओ से बना है, और इन्हीं को संयुक्त स्वर भी कहते हैं। परागत अतिरिक्त वर्ण ये क्या है, तो जैसे कि एक तो चंद्र बिंदु हो गया, ये अनुस्वार हो गया, और एक हो गया विसर्ग। तो यहाँ पर इन तीनों के बारे में देखते हैं। तो जैसे कि अनुनासिक है ये चंद्र बिंदु, जिसमें नाक से कम मुख से ज़्यादा वायु निकलती है उच्चारण में।
ठीक है। यह तद्भव हिंदी शब्दों में प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए गांव, चांद, दांत, कांटा, 5। दूसरा है अनुस्वार, जो ये एक बिंदी लगती है, जिसमें नाक से अधिक मुख से कम वायु निकलती है। यह तत्सम संस्कृत शब्दों में प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए चंद्र, दंत, कंटक, पंच, गंगा, संयम, संस्कार। तीसरा है विसर्ग, ये दो बिंदी होती है, संस्कृत के शब्दों में स्वर के बाद प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए प्रातः, अतः, दुख और प्रातः काल। यहाँ पे एक नोट दे रखा है, जो पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार जो अनुस्वार और विसर्ग ये स्वर नहीं होता है, यह व्यंजनों की तरह स्वर से पहले नहीं आते हैं, बाद में आते हैं, अतः इनको अयोगवाह कहा गया है। जैसे कि ठंड है, और यहाँ पे अतः है, ए प्लस तय, आधा वाला तय और प्लस अह, इस तरीके से आया है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, तो क्या कैसे होता है, कै आधा हलंत वाला कै और प्लस ए, तो उसके पहले ये आ जाता है इसमें व्यंजन, और ऐसे ही खे में आ रखा है स्टार्टिंग में व्यंजन। पर जो तय है ये मतलब कि जो अनुस्वार वाला अक्षर है, इसमें पहले व्यंजन आता है, फिर स्वर आता है, और फिर लास्ट में आता है विसर्ग। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम ना व्यंजन कह सकते हैं ना स्वर कह सकते हैं। इस व्यंजन स्वर से पहले आता है। हिंदी में कोई भी दो स्वर साथ में नहीं लिखे जा सकते हैं, वह क्रिया शब्द न हो तो। अब यहाँ पर जैसे अभी हमने देखा कि जो चंद्र बिंदु है उसमें वो तद्भव होते हैं, और उनको अनुनासिक, जैसे कि हंसना, ये सब होता है। अब चंद्र बिंदु ये खाली अनुस्वार है, उसको तत्सम कहते हैं, जैसे कि कैंची। अब है जो है मतलब कि जो विसर्ग है उसको स्वर के बाद लिखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।